नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास की किताबों से निकलकर आई एक ऐसी अविश्वसनीय और सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। ये कहानी है एक विशाल शाही खजाने की, जिसने हाल ही में दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक की ऐतिहासिक यात्रा पूरी की है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे विषय पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर ये खजाना क्या है और इसका इतना ज्यादा महत्व क्यों है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 साल। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये बिल्कुल सटीक रूप से बताता है कि ये अमूल्य ऐतिहासिक कलाकृति अपने मूल देश यानी हमारे भारत से कितने लंबे समय तक दूर रही। जरा सोचिए, 3 सदियों तक ये शाही दस्तावेज एक विदेशी धरती पर बस एक रहस्य बनकर बैठा रहा। और अगर आपको इस कलाकृति के असली आकार का अंदाजा लगाना है तो 30 किलोग्राम के इस वजन के बारे में सोचिए। मतलब सोचकर देखिए, ठोस धातु का 30 किलो का भारी भरकम रिकॉर्ड उठाना ये कोई आम पन्ना या डायरी नहीं है, बल्कि ये मध्यकालीन चोल साम्राज्य का एक ऐसा बही खाता है जिसे जानबूझकर कभी नष्ट ना होने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सचमुच एक बहुत ही भारी इतिहास है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक सांस्कृतिक वापसी की। सीधे आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि ये सदियों पुराना रहस्य कैसे सुलझा। 16 मई 2026 का दिन नीदरलैंड में आधुनिक कूटनीति का एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखने को मिला। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डच प्रधानमंत्री रॉब जेटन की मौजूदगी में नीदरलैंड ने आधिकारिक तौर पर इस कलाकृति को भारत को वापस सौंप दिया। दुनिया भर में इन्हें लीडन प्लेट्स के नाम से जाना जाता था और आखिरकार वो अपनी मातृभूमि लौट आईं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा, ये वाकई हर भारतीय के लिए खुशी का पल था। और हो भी क्यों ना, यह कूटनीतिक जीत उस दशकों लंबी मेहनत का नतीजा थी जिसका मकसद तमिल सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण अभिलेखों को वापस लाना था। यह सिर्फ कुछ धातु के टुकड़ों की वापसी नहीं थी, बल्कि एक पूरे साम्राज्य की गौरवशाली पहचान की वापसी थी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन ताम्रपत्रों की संरचना को। आखिर ये विशाल 30 किलो की चीज है क्या? आसान भाषा में कहें तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चोल साम्राज्य के राजाओं ने इन्हें अपने आधिकारिक, कानूनी और शाही चार्टर के रूप में जारी किया था। ये ताम्रपत्र अपने समय के अंतिम और अपरिवर्तनीय राजकीय रिकॉर्ड थे। इन्हें तांबे पर इसलिए उकेरा गया था ताकि यह कागज या ताड़ के पत्तों की तरह गल ना जाएं, बल्कि खुद उन राजाओं की उम्र से भी कहीं ज्यादा हमेशा हमेशा के लिए टिके रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पूरी कलाकृति दरअसल 24 अलग-अलग प्लेटों का एक सेट है। जी हाँ, इसमें 21 बड़ी प्लेटों का एक विशाल सेट है जिसे सबसे पहले महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के समय में बनाया गया था। और फिर बाद में धान के एक अतिरिक्त अनुदान को रिकॉर्ड करने के लिए कुलोत्तुंग चोल प्रथम के शासनकाल में 3 छोटी प्लेटें इसमें और जोड़ दी गईं। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज पता है क्या है? इन सबको बांध कर रखने वाली ये शाही मोहर, एक भारी कांसे का छल्ला इन सभी 24 प्लेटों को जकड़े हुए है, जिस पर एक विजुअल घोषणा पत्र अंकित है। इसमें चोलों का प्रतीक सीधा बैठा हुआ बाघ दिखाया गया है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक बगल में उनके प्रतिद्वंदी पांड्यों का प्रतीक जुड़वा मछली और चेरों का प्रतीक धनुष भी उकेरा गया है। साथ ही शाही सफेद छतरी और चंवर भी हैं। ये मोहर बड़े ही गर्व के साथ प्रतिद्वंदी राज्यों पर चोल साम्राज्य के दबदबे को प्रदर्शित करती है। चलिए अब इन शिलालेखों के रहस्यों पर से पर्दा उठाते हैं। इन धातु की प्लेटों पर जो लिखा है ना, वो 11वीं सदी की जिंदगी की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। ये साम्राज्य के द्विभाषी होने का बेहतरीन सबूत है। ग्रंथ लिपि में लिखे गए संस्कृत शिलालेख मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति करते हैं और चोल राजाओं की पौराणिक जड़ों का बखान करते हैं। वहीं दूसरी ओर तमिल शिलालेखों में जमीनी प्रशासन की बारीक से बारीक जानकारी है, जैसे टैक्स में छूट, पानी के अधिकार और दान की जा रही जमीन की एकदम सटीक सीमाएं। और जमीनी स्तर की बात करें तो तमिल शिलालेखों में कुछ ऐसे हैरान करने वाले सच दर्ज हैं जो आपको अचंभे में डाल देंगे। उस समय संपत्ति की सीमाएं कैसे तय होती थी? सचमुच एक जिंदा मादा हाथी को उस जमीन के चारों ओर चलाया जाता था। जी हाँ, एक हथनी के कदमों से ही उस जमीन की पक्की सीमा रेखा तय होती थी। है ना कमाल का तरीका? अब इस विशिष्ट ग्रांट या अनुदान को ही ले लीजिए। सम्राट राजराज चोल प्रथम ने एक पूरा गांव और 8,943 कलम धान एक बौद्ध मठ को दान कर दिए। और सबसे खास बात यह है कि ये बौद्ध मठ दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय साम्राज्य यानी आज के इंडोनेशिया के राजा द्वारा बनवाया गया था। मतलब
एक हिंदू राजा अपने एक विदेशी सहयोगी के लिए बौद्ध मठ को बाहरी फंड दे रहा है। ये अभूतपूर्व अंतर्धार्मिक सद्भाव और कूटनीति की बहुत बड़ी मिसाल है। तो अब सवाल उठता है कि नीदरलैंड की ये यात्रा शुरू कैसे हुई? यह 30 किलो का दस्तावेज यूरोप कैसे पहुंच गया? इस टाइमलाइन को देखिए। 11वीं शताब्दी से शुरू हुई कहानी 1700 ईस्वी के आसपास डच ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में पहुंचती है, जब ये एक डच मिशनरी के हाथ लग गया। फिर 1862 के आसपास इसे नीदरलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में भेज दिया गया और अंततः 2012 में शुरू हुए कूटनीतिक प्रयासों के बाद 2026 में जाकर यह धरोहर अपने घर वापस लौटी। तो फिर स्वदेश वापसी की ये मुश्किल प्रक्रिया कैसे पूरी हुई? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विरासत को वापस लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें अचूक ऐतिहासिक साक्ष्यों और बहुत ही सधी हुई अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जरूरत होती है। 2012 में भारत ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की और बड़ी सफलता 2023 में मिली, जब यूनेस्को समर्थित समिति ने भारत के दावे को सही ठहराया। इसके बाद नीदरलैंड और भारत के बीच रचनात्मक बातचीत हुई और फाइनली 2026 में यह ऐतिहासिक हस्तांतरण मुमकिन हो पाया। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही अद्भुत कूटनीतिक समरूपता या कहिए एक पोएट्री छिपी है। जरा सोचिए, 11वीं सदी में जो कलाकृति मूल रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ढाली गई थी, ठीक 1000 साल बाद 2026 में उसी ने भारत और नीदरलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करने और सांस्कृतिक पुल बनाने का काम किया है। जैसे जैसे हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, ये हमें एक बहुत गहरा सोचने वाला सवाल दे जाता है। आज जब चोल साम्राज्य के ये बहुमूल्य ताम्रपत्र अपने घर लौट आए हैं, तो दुनिया भर के विदेशी अभिलेखागारों और म्यूजियम्स में ऐसी कितनी और खामोश धरोहरें बिखरी पड़ी हैं, और वो सब अपनी कहानी सुनाने और अपने घर वापस लौटने का कितना बेसब्री से इंतजार कर रही होंगी। बस इसके बारे में एक बार सोच कर देखिएगा।